हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीए फाइनल अनअकैडमी। आज हम देखने जा रहे हैं सीए फाइनल एससीएमपी का चैप्टर 7 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, अपन आज इसको डिटेल में समझेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको अनअकैडमी पे सीए फाइनल की सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखनी है, वो भी लाइव क्लासेस देखनी है, तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है वहाँ आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ आपको अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। सीए फाइनल का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आपको सीए फाइनल की क्लासेस देखनी है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मंथली भी ले सकते हो, ईयरली बेस पे भी ले सकते हो और 2 ईयर के बेस पे भी ले सकते हो। जैसा आपको सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उस सब्सक्रिप्शन में आप सारी की सारी क्लासेस व्यू कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो जो है अतुल सीए, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। साथ के साथ अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने हैं सीए फाइनल के और साथ के साथ आपको रिवीजन्स वगैरह वीडियोस देखने हैं, तो वो आपको हमारे चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनअकैडमी सीए फाइनल को। तो आज जो अपन टॉपिक देखेंगे वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट। प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर 7 है आपका सीए फाइनल एससीएमपी का। उसका एक टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, न्यू प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, कम रखी जाती है, ज़्यादा रखी जाती है, कब कम रखी जाती है, कब ज़्यादा रखी जाती है, वो अपन आज सीखेंगे। तो ये आपके मॉड्यूल में कुछ डिटेल्स दे रखी है। न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए बता रखा है कि न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी निकालने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपको कंपटीशन को भी देखना पड़ता है, आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है। ये आपको यहाँ बता रखा है। तो 2 प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपके कोर्स में बता रखी है, आपके जो सीए फाइनल का मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का। एक तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी बता रखी है, दूसरी बता रखी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। एक तो बता रखी है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दूसरा बता रखा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। तो 2 प्राइसिंग पॉलिसी बता रखी है न्यू प्रोडक्ट की, एक स्कीमिंग एक पेनिट्रेशन। अब इनको अपन डिटेल में समझते हैं, स्कीमिंग क्या है और पेनिट्रेशन क्या है। तो मैं आपको जो यहाँ लिख रखा है पीपीटी में, मैं इसको समरी में आपको लिखवा के समझाता हूँ। प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे वो अपन एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप स्कीमिंग प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो, या आप दूसरा पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो। 2 तरीके कौन कौन से, एक तो स्कीमिंग प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो या आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हो। अब इन दोनों को अपन डिटेल में समझते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग आखिर है क्या। तो सबसे पहले अपन समझते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग को। ये स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है, सबसे पहले क्या देख रहे हैं अपन, स्कीमिंग प्राइसिंग। अब स्कीमिंग प्राइसिंग के बारे में बता रखा है कि स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को जो शुरू में इंट्रोड्यूस किया जाता है, नए प्रोडक्ट को शुरू में मार्केट में लाया जाता है तो हाई प्राइस पे लाया जाता है। शुरू में मार्केट में किस प्राइस पे लाया जाता है, हाई प्राइस। शुरू में प्रोडक्ट की हाई प्राइस रखी जाती है और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को कम किया जाता है। शुरू में हाई प्राइस और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, अंडर दिस स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट is introduced in the market at high price, later on price is decrease ग्रेजुअली। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में तो हाई प्राइस पे किया जाता है, प्रीमियम प्राइस पे इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में। फिर बाद में धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को कम किया जाता है। अब ये पॉलिसी फॉलो कब करते हैं वो अपन देखते हैं, ये पॉलिसी किन केस पे अपन फॉलो करते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं।
कि किन किन केस में अपन स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में जो मैं नीचे पॉइंट लिखवाऊंगा इनमें से कुछ भी कोई सा भी केस आ जाए तो अपन कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। एग्जाम में कभी भी ये जो मैं केस लिखवाऊंगा आपको, इनमें से कोई सा भी केस आ जाए तो आप हमेशा कौन सा फॉलो करोगे, कौन सी पॉलिसी फॉलो करोगे, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। पहला केस, स्किम द क्रीम। बाय सेलिंग out few units and earn high profit। पहला पॉइंट क्या बता रखा है, स्किम द क्रीम बाय सेलिंग आउट फ्यू यूनिट्स एंड अर्न हाई प्रॉफिट। अगर आप क्रीम को स्कीम करना चाहते हो, क्रीम को स्कीम करने का मतलब क्रीमी लेयर, जो अमीर लोग होते हैं, जो काफ़ी अमीर लोग होते हैं, जो हर महीने गाड़ी बदलते हैं, हर महीने मोबाइल बदलते हैं, हर महीने आइटम बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों को अगर स्कीम करना चाहते हो, ऐसे लोगों से पैसा वसूलना चाहते हो, आप ऐसे लोगों से प्रॉफिट कमाना चाहते हो ताकि इन लोगों को कुछ यूनिट बेच के आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। अमीर लोग तो कुछ गिनते चुनते के हैं काफ़ी कम लोग हैं अमीर जो हाई क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कम यूनिट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हो, स्कीमिंग प्राइसिंग। आप कम यूनिट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, कम यूनिट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, मतलब अमीर लोगों को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, क्रीमी लेयर को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, तो आप कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हो, स्कीमिंग प्राइसिंग। अगर आपका मोटिव क्या है, क्रीमी लेयर को टारगेट करने का, अमीर लोगों को जो हर महीने चीज़ें बदलते हैं, तो ऐसे लोगों को नई चीज़ खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आती, नया प्रोडक्ट खरीदने में वो आराम से खरीद लेते हैं। तो उन लोगों से अगर आप पैसा वसूलना चाहते हो तो उनको आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को जो लॉन्च करते हो हाई प्राइस पे करते हो, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से, कम हो ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे आप क्या कर सकते हो, कम यूनिट बेच के उनसे ज़्यादा प्रॉफिट रिकवर कर सकते हो। तो ऐसे केस में कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाती है, स्कीमिंग प्राइसिंग। दूसरा केस है डिमांड इनइलास्टिक। आपका जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक डिमांड है। आप जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड मतलब अगर आप प्राइस कम ज़्यादा करोगे उससे सेल्स यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्राइस 10,000 रुपये बढ़ा दोगे या 10,000 रुपये कम भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेल्स यूनिट पे। तो ऐसे केस में कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो की जाती है, स्कीमिंग प्राइसिंग। जो एप्पल होता है, एप्पल मोबाइल कंपनी, वो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करती है। वो अगर अपने एप्पल मोबाइल जो लॉन्च करती है, एप्पल मोबाइल, वो अपने आईफोन की कीमत अगर 10,000 रुपये ज़्यादा या कम भी रखे तो भी उसके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिमांड क्या है उसकी, इनइलास्टिक डिमांड है। तो आप कौन सी फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक डिमांड है, तो आप कौन सी फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। मतलब प्राइस के कम ज़्यादा करने से आपकी सेल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा है तो आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। तीसरा केस है ह्यूज इनिशियल कॉस्ट incurred such as R&D cost, patent cost, etc. तीसरा केस क्या दे रखा है, अगर आपकी जो इनिशियल कॉस्ट आई है प्रोडक्ट को बनाने की, इनिशियल कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट या पेटेंट वगैरह की कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा आई है। जो इनिशियल कॉस्ट आई है आपकी काफ़ी करोड़ों में आई है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आई है इनिशियल कॉस्ट। तो उसको रिकवर करने के लिए आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग पॉलिसी। अगर आपकी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो आपने रिसर्च करी, जो डेवलपमेंट करी या जो पेटेंट वगैरह के खर्चे हुए, उसकी कॉस्ट काफ़ी ह्यूज आई है, काफ़ी ज़्यादा आई है, तो उसको रिकवर करने के लिए आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, स्कीमिंग पॉलिसी। चौथा केस दे रखा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई कॉस्ट। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका जो प्रोडक्शन किया है काफ़ी लो लेवल पे किया है। मतलब आपने मान लो एक एप्पल ने जो मोबाइल बनाया है, नया आईफोन 11 बनाया, तो उसका जो प्रोडक्शन किया काफ़ी कम यूनिट में किया है। मतलब 500 यूनिट ही उसने मोबाइल बनाया, 500 यूनिट ही बनाया है, जबकि मार्केट की डिमांड तो ज़्यादा थी। उसने काफ़ी कम यूनिट में किया है। क्यों कम यूनिट में किया है? क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी। दूसरा, वो क्या करना चाहती थी, अपने प्रोडक्ट को शॉर्टेज करना चाहती थी, अपने प्रोडक्ट का मार्केट में शॉर्टेज करना चाहती थी, ताकि कस्टमर को लगे कि ऐसा भी क्या प्रोडक्ट है कि इतनी जल्दी शॉर्टेज हो गया। तो अगर आपने लो लेवल पे प्रोडक्शन किया है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आप जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज करना चाहते हो,
तो भी आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो? स्कीमिंग पॉलिसी। 4 पॉइंट अभी तक अपन ने देख लिए। पहला केस क्या था? आप क्रीमी लेयर से पैसा वसूलना चाहते हो, क्रीमी लेयर से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कम्युनिटी बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करोगे? स्कीमिंग। दूसरा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मतलब प्राइस के कम ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी करोगे? स्कीमिंग। तीसरा, आपके जो प्रोडक्ट पे है काफ़ी ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट लगी है, जैसे R&D की कॉस्ट, पेटेंट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगी है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है आपका, तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करोगे आप? स्कीमिंग। चौथा केस, आपने कम लेवल पे प्रोडक्शन किया है क्योंकि आपकी एक तो कॉस्ट ज़्यादा थी और आपको क्या करना था, अपने प्रोडक्ट को शॉर्टेज में करना था ताकि आप लोगों को लगे कि आपका ऐसा क्या प्रोडक्ट है इतनी जल्दी शॉर्टेज हो गया, तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करोगे आप? स्कीमिंग। और एक पॉइंट और है, प्रोडक्ट हैज इनोवेटिव फीचर्स। ये पॉइंट क्या बोलता है? आपका जो प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट, उसके काफ़ी सारे इनोवेटिव फीचर्स हैं, अलग ही फीचर्स हैं जो पहले मार्केट में थे ही नहीं। आपका जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसके इनोवेटिव फीचर्स है, एकदम स्पेशल फीचर्स हैं जो पहले मार्केट में थे ही नहीं, किसी प्रोडक्ट में ही नहीं थे ऐसे फीचर। ऐसे फीचर आपके प्रोडक्ट में हैं, तो आप क्या फॉलो करोगे? स्कीमिंग पॉलिसी फॉलो करोगे। एक पॉइंट और है इसमें, वो लिखवा देता हूँ मैं, ज़्यादा काम का पॉइंट नहीं है, लास्ट वाला, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस इन लेटर ईयर्स में इंक्रीज सेल्स। अगर आपको लगता है कि बाद में सेलिंग प्राइस कम करने से, स्टार्टिंग में ज़्यादा रखो और बाद में कम करने से आपकी सेल बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग में ज़्यादा रखने से और धीरे धीरे बाद में कम करने से आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, तो आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो? स्कीमिंग। तो 6 केस कौन कौन से थे? अगर आपको क्रीमी लेयर को स्कीम करना है, मतलब क्रीमी लेयर से पैसा वसूलना है, प्रॉफिट कमाना है, कम यूनिट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो स्कीमिंग कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है, तो कर सकते हो। आपके जो प्रोडक्ट है बनाने पे उस पर काफ़ी सारा खर्चा है, तो कर सकते हो। आपने कम यूनिट पे प्रोडक्शन किया है ताकि शॉर्टेज वगैरह हो जाए, तो कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट में इनोवेटिव फीचर्स हैं, तो कर सकते हो। और आपको लगता है कि बाद में सेलिंग प्राइस कम करने से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, तो आप स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हो। आज के टाइम में जो एप्पल कंपनी है, तो वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करती है? स्कीमिंग पॉलिसी फॉलो करती है। आपको पता होगा उसके आईफोन लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं जो अब बना रही है, बाद में धीरे धीरे जैसे ही नया उसका आईफोन आता है, जैसे अब आईफोन 11 चल रहा है, जैसे उसका आईफोन 12, 13 जो आएगा, उसके बाद आईफोन 11 एकदम कम रेंज पे आ जाएगा, लाख से 40-30 हज़ार तक आ जाएगा। जैसे उसके मान लो आईफोन 5 आज शायद आ ही नहीं रहा, 15-20 हज़ार में आ भी रहा है, तो आईफोन 6 भी 15-16 हज़ार में आ रहा है। आईफोन 7 भी काफ़ी सस्ता हो गया, 40 हज़ार के लगभग हो गया, पहले स्टार्टिंग में 80 हज़ार का था। तो एप्पल कौन सी पॉलिसी फॉलो करती है? स्कीमिंग। पहले हाई प्राइस रखती है और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर देती है? कम। जैसे उसका दूसरा प्रोडक्ट आता है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर देती है? कम। तो एप्पल स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करती है। अब इसके बाद अपन इसमें देखते हैं, दूसरी अपन ने पहला देख लिया, स्कीमिंग पॉलिसी देख ली। स्कीमिंग पॉलिसी क्या होती है? पहले प्राइस हाई रखी और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को आपने कम किया। कब अप्लाई करेंगे उसके लिए मैंने आपको केस बता दिया है। क्वेश्चन में कोई भी केस आ जाए इनमें से, आपको आंसर क्या देना है? स्कीमिंग पॉलिसी। वो रीजन ही पूछेगा, वो आपसे बस एक वर्ड में आंसर पूछेगा, स्कीमिंग या पेनिट्रेशन या कोई दूसरी। तो आपको अगर ये 6 केस में से कोई सा भी केस आ जाए तो आंसर क्या देना आपको? स्कीमिंग पॉलिसी। और एक बात और, मैंने यहाँ जो न्यू प्रोडक्ट बोला था, न्यू प्रोडक्ट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी के लिए भी नया है और मार्केट के लिए भी नया है। ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी के लिए भी नया है और मार्केट के लिए भी क्या है? नया है, उसे बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट। मान लो आप एक पेन लॉन्च कर रहे हो, पेन न्यू प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि वो कंपनी के लिए तो नया है लेकिन मार्केट के लिए नया नहीं है, मार्केट में पहले से पेन अवेलेबल है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी के लिए भी नया है और मार्केट के लिए भी थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? न्यू प्रोडक्ट। तो ये बात याद रखना आप। अब दूसरी पॉलिसी होती है पेनिट्रेशन पॉलिसी। पेनिट्रेशन पॉलिसी और देखते हैं अपन। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी एक तो एप्पल फॉलो करती है, एक जो कुछ मेडिसिन कंपनीज होती हैं ये भी फॉलो करती है। जैसे पहले कैंसर की मेडिसिन आती थी या टीबी की मेडिसिन आती थी, काफ़ी हाई रेट पे इन्होंने लॉन्च की थी, धीरे धीरे अब उसकी प्राइस कम हो गई। तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी काफ़ी सारी मेडिसिन कंपनीज भी फॉलो करती हैं, एप्पल कंपनी भी फॉलो करती है और भी काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो ये पॉलिसी फॉलो करती है। अब अपन देख रहे हैं दूसरी पॉलिसी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दूसरी क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है वो अपन समझते हैं पहले तो। अंडर दिस स्ट्रेटजी
product is introduced in the market at low price. Under this strategy, product is introduced in the market at low price when product is established in the market price is gradually increased. कौन सी स्ट्रेटजी देख रहे हैं अपन? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? इस स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट को जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है वो लो प्राइस पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। कम प्राइस आप पूछो तो कितनी पे? जितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है उस पर आप लॉन्च कर देते हो, या तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लॉन्च करते हो या वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके लॉन्च करते हो। जितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है उसके आसपास लॉन्च करते हो आप। मेनली वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आप लॉन्च कर देते हो। जितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है या मार्जिनल कॉस्ट आती है उसके ऊपर आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो, और जैसे ही प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है आप प्राइस बढ़ा देते हो। पहले जितनी वेरिएबल कॉस्ट आती है उसके ऊपर लॉन्च करते हो, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है मार्केट में सेट हो जाता है, कस्टमर उसका दीवाना हो जाता है, कस्टमर उसको खरीदने के लिए पागल हो जाता है, तो आप क्या करते हो? प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हो। जैसे जियो ने किया था ना, पहले फ्री में बांटे थे, चलो उसने प्रीडेटरी प्राइस फॉलो करी थी, लेकिन उसने बोला क्या था? वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, वो पॉलिटिकल कनेक्शन के चक्कर में। तो पहले फ्री में बांटे थे, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाई, 100 रुपये, 200, 500, 600। तो जियो ने क्या फॉलो करी थी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अभी बिग बास्केट है, बिग बास्केट क्या फॉलो करता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। आपको जो सामान देता है कितनी कम रेट पे दे रहा है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देगा। ऐसे ही जैसे ये उबर, ओला, इन्होंने भी क्या फॉलो करी थी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इन्होंने शुरू में आपको काफ़ी सारी फ्री राइड्स दी थी, काफ़ी कम रेट पे राइड दी थी, काफ़ी सारे कूपन कोड दिए थे, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? अपनी प्राइस बढ़ा दी। रैपिडो वगैरह ये सब क्या फॉलो करते हैं? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है? प्रोडक्ट को आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो लो प्राइस पे, कम प्राइस पे इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे ही प्रोडक्ट आपका इस्टेब्लिश हो जाता है आप प्राइस बढ़ा देते हो। ये होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे न्यू वाले, नेटफ्लिक्स तो चलो हाई रेट पे चलता है, वो तो जब रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आया था, लेकिन उसके जो कॉपी प्रोडक्ट आए थे बाद में, उन्होंने क्या किया था? पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो की थी, कम रेट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। अब इसमें क्या करते हो? लो प्राइस से लॉन्च करते हो, धीरे धीरे बढ़ा देते हो। अब इसको कब अपन अडोप्ट करेंगे वो अपन देख लेते हैं। किन किन केस में अपन पेनिट्रेशन प्राइसिंग को अडोप्ट करेंगे वो अपन एक बार देख लेते हैं। मैं यही लिखवा देता हूँ आपको, सर्कमस्टेंसेस ऑफ अडोप्शन। किन किन केस में अपन पेनिट्रेशन प्राइसिंग को अडोप्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अपन आंसर पेनिट्रेशन प्राइसिंग देंगे, वो अपन देख लेते हैं। पहला केस है डिमांड इलास्टिक। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड मतलब अगर आप प्राइस को कम ज़्यादा करोगे तो डिमांड भी कम ज़्यादा हो जाएगी। मतलब प्राइस का डिमांड से सीधा रिलेशनशिप है। अगर आप प्राइस को कम ज़्यादा करोगे तो डिमांड भी कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा केस है तो आपको क्या फॉलो करनी पड़ेगी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगर आप प्राइस को कुछ भी रुपये से कम ज़्यादा करोगे तो डिमांड भी कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप प्राइस को कम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस को ज़्यादा करोगे डिमांड कम हो जाएगी। अगर ऐसा केस है तो कौन सी फॉलो करोगे? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दूसरा, फॉर सेटिंग मार्केट या पेनिट्रेट द मार्केट। दूसरा केस क्या है? जब आप पेनिट्रेशन अडोप्ट करोगे, अगर आप मार्केट में सेट होना चाहते हो, आप नए नए आए हो, मार्केट में सेट होना चाहते हो, या मार्केट में कब्जा जमाना चाहते हो, मार्केट में सेट होना चाहते हो या मार्केट को कब्जे में लेना चाहते हो, जैसे जियो को मार्केट को कब्जे में लेना था, तो आप कौन सा फॉलो करोगे? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब इनको ओला उबर को शुरू में मार्केट में सेट होना था तो इन्होंने क्या फॉलो करी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जियो को पूरे मार्केट को कब्जे में लेना था, क्या फॉलो करी उसने? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो अगर आप मार्केट में सेट होना चाहते हो या मार्केट पे कब्जा करना चाहते हो तो क्या फॉलो करोगे? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तीसरा केस है सब्सटेंशियल सेविंग्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
तीसरा केस क्या है, सब्सटेंशियल सेविंग्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिट पे प्रोडक्शन किया है, इससे आपको काफ़ी सारी सेविंग्स हुई है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका लार्ज स्केल पे काफ़ी ज़्यादा यूनिट से प्रोडक्शन किया है, जिससे आपको काफ़ी सारी सेविंग्स हुई है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे तो सेविंग क्या होगी, एक सेविंग तो ये होगी, आप जो प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल खरीदोगे, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदोगे वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि लार्ज स्केल पे खरीदोगे आप तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा सेविंग क्या होगी, लार्ज स्केल पे अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो एक फिक्स नेचर की होती है। जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट है 10 लाख रुपए लग रहा है, वो तो 10 लाख ही लगेगा, चाहे आप 1 यूनिट बनाओ चाहे 1000 यूनिट बनाओ। अब मान लो 1 यूनिट बनाते तो भी 10 लाख लगता, तो पर यूनिट कितना आता, फिक्स कॉस्ट 10 लाख आती। अगर आप 1000 यूनिट बनाते हो तो भी 10 लाख लग रहा है, तो पर यूनिट कितना आ रहा है, फिक्स कॉस्ट 100 रुपये आ रही है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन से क्या होता है, आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट में बढ़ जाती है, ज़्यादा यूनिट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको सेविंग्स होती हैं काफ़ी सारी अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो। एक तो डिस्काउंट वगैरह मिलता है, इससे वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है आपकी। दूसरा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा यूनिट में अलोकेट हो जाती है, जिससे आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे आपको काफ़ी सारी सेविंग्स होती हैं। तो अगर आपको सेविंग्स हुई हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया है, तो आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट है इसमें, थ्रेट ऑफ कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन का डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके कंपटीटर भी मार्केट में अवेलेबल है, वो अपनी प्राइस कम कर लें वो आपको कंपटीशन देगा। अगर आपको कंपटीशन का डर लग रहा है तो आप कौन सी पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग में आपका प्रोडक्ट एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है, वहाँ कंपटीशन का डर नहीं लगता। लेकिन अगर पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जिसमें आपको कंपटीशन का डर लग रहा है, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जिसमें आपको कंपटीशन का डर लग रहा है, तो आप कौन सी फॉलो करोगे, कौन सी फॉलो करोगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो कौन कौन से केस में अपन फॉलो करते हैं, एक तो अगर आपकी डिमांड इलास्टिक हो तो फॉलो करते हैं। दूसरा, मार्केट में सेट होने के लिए या मार्केट पे कब्जा जमाने के लिए अपन पेनिट्रेशन फॉलो करते हैं। तीसरा, आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया है आपने, जिससे आपको काफ़ी सारी सेविंग हुई है, तो फॉलो करते हैं। या आपको कंपटीशन का डर है कि आपके कंपटीटर्स आपको टक्कर देंगे, अगर आपको ऐसा डर है कंपटीशन का, तो आप कौन सी फॉलो करते हो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो ये थी पेनिट्रेशन प्राइसिंग कब कब फॉलो की जाती है, तो ये मैंने दोनों आपको बता दी। अब अपन इसमें आगे समझते हैं। अपन ने क्या देखा था, स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, पहले प्राइस हाई रखी जाती है फिर कम की जाती है। अब ये कम कैसे की जाती है वो अपन देखते हैं। और अपन पेनिट्रेशन में क्या देखा था, पहले प्राइस कम रखी जाती है और धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अब बढ़ाई कैसे जाती है वो अपन समझते हैं पूरा का पूरा। चेंजेस इन सेलिंग प्राइस, changes in selling price and production cost in skimming and penetration strategy during प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अपन ने क्या देखा था, स्कीमिंग में अपन प्राइस पहले हाई रखते हैं फिर धीरे धीरे कम करते हैं, और पेनिट्रेशन में पहले लो रखते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब ये कैसे कम करते हैं कैसे बढ़ाते हैं वो अपन समझेंगे। अब एक होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, जैसे इंसानों की लाइफ होती है ना, ऐसे ही प्रोडक्ट की भी क्या होती है, एक लाइफ होती है। कुछ प्रोडक्ट कई साल चलते हैं, कुछ 1-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट की लाइफ कई साल होती है, कुछ 1-2 महीने में भी बंद हो जाते हैं। जैसे पार्ले जी बिस्कुट लगभग 45 ईयर से चल रहा है, 1975 में लॉन्च हुआ था पार्ले जी बिस्कुट, जो अभी भी चल रहा है। तो किसी प्रोडक्ट की लाइफ कुछ साल होती है, किसी प्रोडक्ट की लाइफ 1-2 महीना ही होती है। कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं 1 महीने में बंद हो जाते हैं। जैसे काफ़ी सारे मोबाइल आते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं, जो 1 महीने के अंदर अंदर या 1-2 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट की लाइफ काफ़ी साल होती है और कुछ प्रोडक्ट की लाइफ 1-2 महीने होती है। तो हर प्रोडक्ट की क्या होती है, एक लाइफ होती है। जैसे इंसानों की लाइफ होती है वैसे ही प्रोडक्ट की क्या होती है, लाइफ होती है। और हर प्रोडक्ट की लाइफ के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है इंट्रोडक्शन फेस। पहला फेस क्या होता है, प्रोडक्ट की लाइफ का इंट्रोडक्शन फेस। दूसरा फेस होता है ग्रोथ फेस। तीसरा फेस होता है मैच्योरिटी फेस और चौथा फेस होता है डिक्लाइन फेस।
हर प्रोडक्ट की लाइफ होती है, उसके 4 फेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। वैसे ये टॉपिक आपका चैप्टर 4 आएगा, एक चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, वहाँ एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, उसमें डिटेल में बता रखा है, लेकिन यहाँ भी इसका थोड़ा सा डिस्कशन दे रखा है, तो वही अपन समझ रहे हैं, इसको लिंक करेंगे स्कीमिंग और पेनिट्रेशन से, तो इसलिए अपन यहाँ थोड़ा सा देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के 4 फेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। जैसे इंसानों की लाइफ होती है तो उसके भी फेस होते हैं, पहले वो पैदा होता है, फिर उसका बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ऐसे ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के 4 फेस होते हैं। पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फिर उसमें ग्रोथ होती है, प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह में ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आ जाती है, ग्रोथ में एक लिमिट आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, और मैच्योरिटी के बाद वो प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेस में जाके बंद हो जाता है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट को एक ना एक दिन जाना होता है, जैसे हर इंसान को एक ना एक दिन जाना है संसार को छोड़ के, ऐसे ही हर प्रोडक्ट को एक ना एक दिन जाना होता है। कुछ प्रोडक्ट कई साल चल के जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट 1-2 महीने में ही चले जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के 4 फेस दे रखे हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं अपन, किसके लिए, स्कीमिंग प्राइसिंग के लिए। स्कीमिंग के लिए अपन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं कि स्कीमिंग में अपन प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह कैसे अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस बताओ, स्कीमिंग में जो सेलिंग प्राइस होगी स्टार्टिंग में कितनी होती है। अभी अपन ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो क्या रखते हो आप, कितनी प्राइस रखते हो, हाई प्राइस रखते हो। तो स्कीमिंग में स्टार्टिंग में क्या रहती है, हाई प्राइस। हाई प्राइस मतलब प्रीमियम प्राइस रहती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, या आप क्रीमी लेयर से पैसा निकालना चाहते हो, ऐसे अगर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आप हाई प्राइस रखते हो। स्कीमिंग पॉलिसी में अपन हाई प्राइस ही रखते हैं प्रोडक्ट की। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो बताओ कैसी आती है स्कीमिंग में। हाई आती है, अपन ने देखा था ना, देखो ये अपन ने यहाँ देखा था, ह्यूज इनिशियल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है स्टार्टिंग में, काफ़ी ज़्यादा आती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, ये भी हाई होती है। स्कीमिंग, अगर आप स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है स्टार्टिंग में, हाई होती है, और उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमेशा क्या होती है, हाई। लो प्रोडक्ट के लिए कभी भी कोई लो प्राइस, जो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट ही एकदम लो आई है, उसके लिए कोई स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो कर ही नहीं सकता। तो सेलिंग प्राइस भी हाई रहती है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या रहती है स्कीमिंग में, हाई रहती है। फिर ग्रोथ फेस आता है, जब प्रोडक्ट मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर क्या आता है, ग्रोथ फेस आता है। अब ग्रोथ फेस आते ही क्या होता है, आपको प्राइस को कम करना होता है। अपने देखा था ना, स्कीमिंग धीरे धीरे कम होती है, पहले हाई होती है फिर धीरे धीरे कम होती है। अब कम क्यों करना होता है ये बताओ। कम करने के 2 रीज़न है। एक तो आपके कंपटीटर्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, कंपटीटर्स। तो कंपटीटर्स क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब मैंने कल वाले लेक्चर में बताया भी था आपको। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, वो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसको पूरा खोल के देखते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट बनाया कैसे, और उसके जैसा प्रोडक्ट खुद का बना लेते हैं, उसका कॉपी प्रोडक्ट अपना खुद का बना लेते हैं, एक तरीके से मी टू प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कंपटीटर्स आ जाते हैं ग्रोथ फेस में। आपका प्रोडक्ट बिकता है तो कंपटीटर्स का ध्यान जाता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वो देखते हैं आपके प्रोडक्ट को आपने कैसे बनाया है, और उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद का सिमिलर प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कंपटीशन आ जाता है मार्केट में, तो आपको अपनी प्राइस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। कम क्यों करना पड़ता है, दूसरा रीज़न है गेन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को गेन करने के लिए आपको अपनी प्राइस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अब बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रोथ फेज में बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी, ये बताओ। ये भी क्या हो जाएगी, ऑल्सो रिड्यूस। ये भी क्या हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। अब ये रिड्यूस क्यों होगी, मैं इसके रीजन लिख देता हूँ, इधर थोड़ी जगह कम है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों रिड्यूस हो जाएगी, मैं इसके रीजन लिखता हूँ, आपको इसके रीजन बताता हूँ। पहला रीजन तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन से ग्रोथ फेज में गए, अब काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स में आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपका प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका क्या बढ़ जाएगा, हाई प्रोडक्शन हो जाएगा। हाई प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, हाई प्रोडक्शन हो जाएगा, ज़्यादा यूनिट बनाओगे तो ज़्यादा मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा ना रॉ मटेरियल पे, तो रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा, ज़्यादा यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा यूनिट पे डिवाइड हो जाएगी तो करीब कम हो जाएगी, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो हाई प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, लो फिक्स कॉस्ट, और एक क्या हो जाएगा, बल्क डिस्काउंट, ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे
आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है, लर्निंग कर्व बेनिफिट्स। आपको लर्निंग कर्व के बेनिफिट मिलेंगे। अब ये लर्निंग कर्व क्या है, लर्निंग कर्व मतलब अगर एक ही आदमी एक ही काम को बार बार करता है तो उसको उस काम करने का जो टाइम है वो कम होता जाता है। जैसे मान लो आप पहली बार एक बुक पढ़ रहे हो, सीए की ऑडिट की बुक पढ़ रहे हो, पहली बार मान लो आपको 30 दिन लगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको 15 दिन ही लगेंगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको 7 दिन ही लगेंगे, और चौथी बार पढ़ोगे तो 3 दिन ही लगेंगे। तो उसका टाइम कम होता जाता है, तो इसे बोलते हैं लर्निंग कर्व बेनिफिट। तो ऐसे ही मान लो एक लेबर है, वो पहले यूनिट बनाई उसने स्कीमिंग प्राइसिंग में, कुछ कम यूनिट बनाई, अब वो वापस यूनिट बनाएगा तो उसको टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा मतलब लेबर की कॉस्ट कम आएगी, फिर वापस यूनिट बनाएगा और टाइम कम लगेगा तो लेबर की कॉस्ट और कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, यूनिट ज़्यादा बन रही है तो लेबर की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। तो आपको लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो आप प्राइस कम कर देते हो, कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, प्रॉफिट तो उतना ही मेंटेन रहता है आपका, क्योंकि कॉस्ट भी साथ में कम हो रही है। फिर अब मैच्योरिटी फेज आ जाता है। मान लो ग्रोथ फेज के बाद एक न एक दिन क्या आता है, मैच्योरिटी फेज, मतलब अब इसके ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ में एक लिमिट आ जाती है। तो मैच्योरिटी फेज में बताओ प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको क्या करनी पड़ेगी, कम और करनी पड़ेगी या क्या करोगे? तो यहाँ भी आपको और कम करनी पड़ती है, या तो आप और कम कर दो या कांस्टेंट रख लो। यहाँ भी आपको और कम करनी पड़ती है या कांस्टेंट रख लो, या तो ग्रोथ फेज जितनी प्राइस ही रख लो या ग्रोथ फेज से भी कम करो। कांस्टेंट रखो तो आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एड ऑन्स ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है। मैच्योरिटी फेज आते आते कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी सारे कंपटीटर आ जाते हैं, तो आपको प्राइस को और कम करना होता है अगर आपको मार्केट में टिकना है तो। और अगर कम नहीं कर रहे तो अपने प्रोडक्ट में कुछ एड ऑन आपको ऐड करने होते हैं। बताओ कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, अब ज़्यादा कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी, अब मैच्योरिटी फेज आ गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जितनी ग्रोथ फेज में बिक रही थी उतनी बिकेंगी, इससे ज़्यादा तो बिकेंगे नहीं, लिमिट आ गई, ग्रोथ फेज की भी क्या आ गई, एक लिमिट आ गई। तो उससे ज़्यादा यूनिट तो आप बनाओगे भी नहीं, तो जितना ग्रोथ फेज में बना रहे थे उतना ही मैच्योरिटी में बनाओगे, उससे ज़्यादा तो बनाओगे नहीं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो उतनी कॉन्स्टेंट हो गई। और जो लर्निंग का बेनिफिट है वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। जैसे मान लो आप ऑडिट पढ़ते हो, 30 दिन पहले पढ़ाई करी, फिर 15 दिन में ख़त्म करी, फिर 7 दिन में करी, 7 दिन से मान लो 4 दिन में करी, 4 दिन से उसको मान लो हद से ज़्यादा 2 दिन ले गए, 2 दिन से उसको 1.5 दिन ले गए। एग्जाम से पहले आपको 1.5 दिन मिलता है ना, 1.5 दिन से पहले आप उस ऑडिट को पूरा पढ़ नहीं सकते, तो 1.5 दिन से कम आपकी भी क्षमता खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही लर्निंग का बेनिफिट भी क्या होता है, एक ना एक दिन एंड हो जाता है। मान लो पहले आपको एक पेन बनाने में एक लेबर को लगते हैं 10 दिन, दूसरी बार बनाने में उसको लगे मान लो 6 दिन, तीसरी बार बनाने में उसको लगे 4 दिन, और अब 4 दिन से कम बन ही नहीं सकता, 4 दिन तो मिनिमम चाहिए। तो एक ना एक दिन लर्निंग कर बेनिफिट भी क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, अब ज़्यादा कम नहीं हो। अब डिक्लाइनिंग फेस में आते हैं, आपको प्रोडक्ट की प्राइस को और कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट होता जा रहा है, आउटडेटेड हो चुका है और धीरे धीरे ये बंद होने वाला है। तो इस केस में डिक्लाइनिंग फेस में आते ही आपको अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट और बिलो कॉस्ट पे बेचना पड़ेगा। क्या कब किस पे बेचने की नौबत आ जाएगी आपको, या तो कॉस्ट पे बेचना पड़ेगा या कॉस्ट से भी कम पे बेचना पड़ेगा, या तो कॉस्ट पे बेचो या कॉस्ट से भी कम पे बेचो, तब बिकेगा डिक्लाइनिंग फेस। यहाँ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे हो जाएगी, आपकी सेल्स एकदम कम हो गई तो प्रोडक्शन कम करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे डिस्काउंट वगैरह मिलना बंद, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप ही इंक्रीज होगी, तो यहाँ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। वैसे अपन जो चैप्टर 4 आएगा उसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में समझेंगे, और उसमें समझेंगे कि अपन को प्रोडक्ट को कब बंद कर देना चाहिए। तो अपन देखेंगे डिक्लाइनिंग फेस आने से पहले ही प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपको अब देखो इस केस में कॉस्ट पे बेचना पड़ रहा है या कॉस्ट से भी कम पे बेचना पड़ रहा है। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो चलो बेचो, उसको तो खत्म करो, लेकिन नया प्रोडक्ट बनाना अपन को बंद कर देना चाहिए। ये सब डिटेल में अपन कहाँ सीखेंगे, चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। यहाँ तो थोड़ा सा बेसिक दे रखा था इसका, वो मैंने बता दिया। तो स्कीमिंग में क्या क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेस में हाई प्राइस रखी जाती है, जब प्रोडक्ट आता है तो फिर कम की जाती है, फिर और कम की जाती है, फिर एकदम ही कम कर दी जाती है, और लास्ट में कितने पे आ जाती है, कॉस्ट या कॉस्ट से भी कम पे आ जाती है आपकी प्राइस, सेलिंग प्राइस। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, शुरू में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है आपकी, फिर थोड़ी कॉस्ट कम होती है, फिर वो मेंटेन होती है, बस उतनी ही चलती है, और बाद में फिर से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है लास्ट में, क्योंकि यूनिट्स आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जैसे डिस्काउंट वगैरह बंद हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी स्कीमिंग की। तो मैंने स्कीमिंग का समझा दिया, पहले हाई प्राइस, फिर धीरे धीरे आप कम करते हो, पहले हाई रखते हो, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो, कम करते हो। अब अपन समझते हैं पेनिट्रेशन का।
शायद पेज नहीं है, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, इसको हटा के एक बार। किसका समझ रहे हैं आप अपन? पेनिट्रेशन प्राइसिंग में। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे चलती है, स्कीमिंग प्राइसिंग में कैसे चलती है लाइफ साइकिल अपन ने देख लिया। पेनिट्रेशन में कैसे चलती है, सेलिंग प्राइस क्या रखते हो पेनिट्रेशन में? लो रखते हो। कितना लो रखते हो? इनिशियल में अपन रखते हैं इक्वल्स टू वेरिएबल कोस्ट। कभी कोई एग्जांपल का कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में कितनी प्राइस रखी जाती है, तो आंसर क्या होगा उसका? वेरिएबल कोस्ट के इक्वल रखी जाएगी। कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में स्टार्टिंग प्राइस कितनी रखी जाती है, जितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई है उतनी रखी जाती है। वेरिएबल कॉस्ट को अपन मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, यहाँ इनको मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो मॉड्यूल में मार्जिनल कॉस्ट वर्ड यूज़ कर रखा है, तो उससे कम कन्फ्यूज मत होना, वेरिएबल कॉस्ट बोल दो या मार्जिनल कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है। तो सेलिंग प्राइस क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ क्या आती है? कम आती है। क्यों कम आती है? अपन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, अब पढ़ा था ना भी अपन ने, देखो ये पढ़ा था, सब्सटेंशियल सेविंग होती है आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या आती है? लो आती है। अब ग्रोथ फेज पे आते आते आप सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हो? इंक्रीज कर देते हो। आप सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हो? इंक्रीज सेलिंग प्राइस। बताओ कितना इंक्रीज कर देते हो? पहले आप वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कर रहे थे, अब आप चार्ज करने लग जाते हो टोटल कॉस्ट। या तो टोटल कॉस्ट चार्ज करने लग जाते हो या टोटल कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके चार्ज करने लग जाते हो, लेकिन टोटल कॉस्ट तो कम से कम चार्ज करते ही हो। पहले वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज कर रहे थे, अब आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करने लग जाते हो। और जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ये और रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस क्यों हो जाती है? सेम वही तरीका, एक तो लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिल जाता है और यूनिट बनाते हो आप, और दूसरा प्रोडक्शन आपका लार्ज स्केल पे हो ही रहा है तो वो सस्ती पड़ती रहती है आपको। तीसरा केस, मैच्योरिटी आते आते आप प्राइस को और बढ़ा देते हो और यहाँ आके आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हो। यहाँ टोटल कॉस्ट में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप प्राइस को और बढ़ा देते हो और यहाँ आके आप इसमें प्रॉफिट कमाते हो। शुरू में आप इसमें प्रॉफिट नहीं कमाते, शुरू में तो आप मार्केट में कब्जा करते हो। जैसे ही आपका कब्जा हो जाता है फिर आप प्रॉफिट कमाते हो। कब्जा होने में आपको इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ फेस टाइम लग जाता है, कब्जा होते ही आप प्रॉफिट कमाते हो। अब जियो जैसे भयंकर प्रॉफिट कमा रहा है, शुरू में उसने मार्केट में कब्जा किया, फ्री में बांट के पूरी तरह उसकी कॉस्ट आई, फिर उसने अब पूरा का पूरा प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी कॉस्ट काफ़ी कमा रही है, पूरा का पूरा वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो जैसे ही आपका मार्केट कब्जा हुआ आप अब भयंकर प्रॉफिट कमाते हो। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ आते आते कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी यूनिट्स अब कांस्टेंट हो जाती है। यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है? कांस्टेंट हो जाती है, तो कॉस्ट भी क्या हो जाती है अब आपकी? कांस्टेंट हो जाती है। अब आप जितनी यूनिट ग्रोथ फेज में बिक रही थी उतनी ही मैच्योरिटी में बिकती है, तो जितनी यूनिट ग्रोथ फेज में बना देते उतनी ही आप मैच्योरिटी में बनाते हो, तो कॉस्ट क्या होगी आपकी? प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट हो गई, क्योंकि डिस्काउंट उतना ही मिलेगा क्योंकि आपकी यूनिट उतनी बन रही है। अब डिक्लाइनिंग फेज में आके यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप क्या करते हो? कांस्टेंट रख देते हो। पहले कम, फिर बढ़ाई, फिर और बढ़ाई, अब इसको कांस्टेंट चलने देते हो और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? ये इंक्रीज होती है, क्योंकि डिक्लाइनिंग फेज में क्या होता है? सेल्स कम हो जाती है। सेल्स कम हो जाती है तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आपका डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा, लर्निंग करके बेनिफिट वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो डिक्लाइनिंग फेज में आपकी सेलिंग प्राइस तो क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाती है। तो सेलिंग प्राइस या देखो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होती है? पहले लो, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर कांस्टेंट चलती गई। स्कीमिंग में क्या थी? पहले हाई थी, फिर कम हुई थी, फिर और कम हुई थी, फिर और कम हुई थी। तो ये फ़र्क है पेनिट्रेशन और स्कीमिंग में। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग कैसे चलती है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर 4 में और डिटेल में दे रखा है, वहाँ आप इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी पेनिट्रेशन और स्कीमिंग से रिलेटेड जितना टॉपिक आपके कोर्स में चैप्टर 7 में दे रखा था उतना मैंने यहाँ कवर कर लिया। तो ये होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग। तो आज अपन ने जो पढ़ा एक बार मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूट की बुक अपन देख लेते हैं जो मैंने यहाँ डाल रखी है। 2 तरीके होते हैं, एक स्कीमिंग, एक पेनिट्रेशन, और इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो अपन ने पूरा पढ़ा टॉपिक। मैंने इस SM का पूरा यहाँ कवर कर लिया समरी में। तो न्यू प्रोडक्ट की 2 प्राइसिंग पॉलिसी होती है, एक होती है स्कीमिंग, एक होती है पेनिट्रेशन। स्कीमिंग में क्या करते हो? आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में हाई प्राइस पे और धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को क्या कर देते हो? कम कर देते हो। कब कब इसको अडॉप्ट किया जाता है?
अगर आपको क्रीमी लेयर को स्किम करना है, मतलब क्रीमी लेयर से पूरा प्रॉफिट कमाना है, क्रीमी लेयर से आपको कम यूनिट बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आप इसको फॉलो करते हो। दूसरा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस को कम ज़्यादा करने से आपकी सेल्स कम ज़्यादा नहीं हो रही, तो आप फॉलो करते हो। तीसरा, आपका जो इनिशियल कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, रिसर्च का, डेवलपमेंट का और पेटेंट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो फॉलो करते हो। चौथा, आपका जो प्रोडक्शन है काफ़ी कम लेवल पे किया आपने, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी। दूसरा, आप मार्केट में आपके प्रोडक्ट की शॉर्टेज करना चाहते थे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। पांचवा, आपका प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट का इनोवेटिव फीचर, आपके प्रोडक्ट में क्या है, इनोवेटिव फीचर है, तो आप फॉलो कर सकते हो। और छठा पॉइंट क्या है, अगर आपको लगता है बाद में सेलिंग प्राइस कम करने से आपकी सेल बढ़ती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को मार्केट पे लो प्राइस से लॉन्च किया जाता है। लो प्राइस कितनी, वेरिएबल कॉस्ट की जितनी, और धीरे धीरे प्रोडक्ट जब मार्केट में स्टैब्लिश हो जाता है, प्राइस बढ़ा दी जाती है। कब अपन अडोप्ट करते हैं, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो, मतलब प्राइस को कम ज़्यादा करोगे तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा। दूसरा, मार्केट में सेट होने के लिए और मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए ये फॉलो की जाती है। सेट होने मतलब मार्केट में आपको सेट होना है या मार्केट पे कब्जा करना है, तो इसको फॉलो करते हो। तीसरा, आपको सब्सटेंशियल सेविंग हुई है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण, तो इसको फॉलो करते हो। चौथा, आपको कंपटीशन का डर है, तो इसको फॉलो करते हो। अब जो सेलिंग प्राइस मैंने बताई थी, पहले हाई होती है स्कीमिंग में, फिर धीरे धीरे लो होती है। पेनिट्रेशन में पहले लो होती है, फिर धीरे धीरे हाई होती है। वो कैसे होती है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से कैसे होती है। तो प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, मैंने बताया 4 फेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। स्कीमिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में सेलिंग प्राइस हाई होती है, फिर ग्रोथ में आते आते लो कर देते हो, फिर मैच्योरिटी में और लो कर देते हो, डिक्लाइनिंग में और लो कर देते हो। प्रोडक्शन कॉस्ट पहले उसमें क्या होती है, हाई होती है, फिर थोड़ी लो होती है, फिर कॉन्स्टेंट रहती है, फिर बढ़ने लग जाती है। अब पेनिट्रेशन में क्या होता है, सेलिंग प्राइस पहले कम रहती है, फिर आप बढ़ा देते हो, टोटल पहले वेरिएबल कॉस्ट की जितनी रहती है, फिर टोटल कॉस्ट की जितनी कर देते हो, फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने लग जाते हो, और फिर कॉन्स्टेंट उसको चलाने लगते हो। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होता है, पहले कम रहती है, फिर और कम होती है, फिर कॉन्स्टेंट चलती है, और लास्ट में डिक्लाइन आते आते वो घट जाती है। ये अपन ने इसमें देखा। तो ये था आज का अपना टॉपिक, स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। थैंक यू।